अंग्रेज़ भारत को आज़ाद करना चाहते थे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत को हर दृष्टि से विकसित करने का काम किया। अंग्रेज़ों ने भारत को हर दृष्टि से विकसित करने का काम किया, क्योंकि कंपनी जो है वो सामाजिक सुधार के साथ साथ राजनीतिक सुधार और प्रशासनिक सुधार भी कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो कुछ अपने आप को आज़ादी के दीवाने बता रहे थे, उन लोगों ने यहाँ के नौजवानों को गुमराह किया और इस बात को छुपाया कि अंग्रेज़ जो हैं भारतीयों को मानसिक स्तर से आज़ाद करना चाहते हैं, यहाँ का विकास करना चाहते हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ के स्कूल हैं, अस्पताल हैं और कॉलेज हैं और वो दूसरे सभी शासकीय और प्रशासकीय सुधार कर रहे थे। और यहाँ सबसे पहले जो अंग्रेज़ों ने सुधार किया वो सामाजिक सुधार किया और धार्मिक सुधार किया। यहाँ पर भारतीयों को जो इतना गुलाम और लाचार बनाया हुआ था कि उन्होंने तरह तरह के नियम और कानून बना करके वो भारतीयों की हत्याएं करते थे, जिसमें मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, कमज़ोर जो लोग हैं, उनको मार देते थे। चाहे वो नरबली हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो, तो वो धर्म और देवता के नाम में हिंदूवादी मनुवादी जो लोग हैं वो मार देना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस पर प्रतिबंध लगाया। जैसे कि जो अपने आप को आज अपने देशभक्तों की औलाद बता रहे हैं और अपने आप को आज़ादी के जो जनक बता रहे हैं, वो लोग अपनी माँ बहनों को इसलिए मार देते थे क्योंकि उनके पति मर जाते थे, जिसको हम सती प्रथा के रूप में जानते हैं। सती प्रथा के अंदर वो अपनी माताओं बहनों की हत्या कर देते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा कि शर्म करो, कि इंसानों की हत्याएं बंद करो। तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर सामाजिक सुधार किए और यहाँ धार्मिक सुधार किए। वो यहाँ एक जातीय सुधार जो करना भूल गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये भी किया जो कि यहाँ के जो आज़ादी के जो ठेकेदार हैं, जिसके अंदर तथाकथित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है, और यहाँ पर जो लाला लाजपत राय हैं और दूसरे जो लोग हैं, उनको ये रास नहीं आया। हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने धार्मिक सुधार और धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार के साथ साथ वो यहाँ भारतीयों की जो संख्या है वो प्रतिनिधित्व के रूप में बढ़ाना चाहते थे। और वो हर 10 साल के अंदर रिप्रेजेंटेशन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो प्रोविंस के अंदर और सेंटर के अंदर दोनों बढ़ा रहे थे। और इसी कारण से वो हर 10 साल के अंदर एक ऐसा रिफॉर्म लेकर के आते थे जिससे कि भारतीयों की वास्तव में आज़ादी हो, भारतीय लोग थोड़े यहाँ पर इंडिपेंडेंट हों और यहाँ सभ्य बने और यहाँ सभी लोगों को सहन करने का काम करे। लेकिन यहाँ के जो लोगों ने इस काम को एक किस्म से गलत दृष्टि से लिया और यहाँ के जो नौजवान जो तबके के जो लोग हैं, दूसरे जो लोग हैं, उनको गुमराह किया। उन्होंने यहाँ के जो कट्टरपंथी जो लोग हैं, जो धार्मिक कट्टरपंथी लोग हैं, उन्होंने सोचा अगर अंग्रेज़ लोग इस देश के अंदर और रहे तो यहाँ पर ये लोग मानसिक जो गुलाम बनाए हुए लोग हैं धर्म के नाम पर और दूसरा जातियों के नाम पर, और यहाँ पर दूसरे इतनी रूढ़ियाँ रीति रिवाज के बहाने से इनको गुलाम बनाया है, ये लोग मानसिक आज़ाद हो जाएंगे। और मानसिक आज़ाद हो जाएंगे तो बराबरी की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। तो ये उनको रास नहीं था। इसलिए यहाँ के नौजवानों को उन्होंने गुमराह किया और उनको जो है मौत के घाट उतारने के लिए विवश किया। अगर ऐसा नहीं था तो हम देखते हैं कि भाई 1909 ईस्वी के अंदर यहाँ पर सुधार हुए, 1919 में हुए और 1927 में 35 में यहाँ पर सुधार हुए। और ये सुधार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर
रिफॉर्म्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो है भारत को आज़ाद करने की दिशा में ही हुए। लेकिन यहाँ के लोगों ने सोचा कि भाई यदि अंग्रेज़ लोग और ज़्यादा दिन रह गए तो ये यहाँ पर बराबरी और भाईचारा लाएंगे और यहाँ के जो भारतीय जो लोग हैं इनको वास्तव में आज़ाद कर देंगे। तो यहाँ के ऐसे जो लोग थे, जो सरफिरे जो लोग थे, उन लोगों ने इनका हर बात में विरोध किया। आज अंग्रेज़ नहीं है, लेकिन क्या 10 साल के अंदर वैसे रिफॉर्म होते हैं जैसा कि अंग्रेज़ कर रहे थे? अंग्रेज़ 1909 ईस्वी के अंदर आए और उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया। सबसे पहले भारत के अंदर जो सेपरेट इलेक्टोरेट आया वो मुस्लिम लोगों के लिए आया कि मुस्लिम लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर यहाँ अति सक्रिय जो हिंदूवादी मानसिकता के लोग हैं उनको भागीदारी नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने भागीदारी दी। 1909 ईस्वी में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम लोगों के लिए सबसे पहले आया और यहाँ पर जो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर उन्होंने सीटों को बढ़ाया। यहाँ पर 1892 ईस्वी का जो एक्ट था उस एक्ट के माध्यम से जितने यहाँ पर प्रोविंशियल के अंदर जो लेजिस्लेचर के अंदर जितने रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी संख्या को उन्होंने 16 से लेकर के 60 तक बढ़ाया। इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी उन्होंने भारतीयों की संख्या को बढ़ाया। और दूसरा, जब 1919 का जो एक्ट आया जिसको हम यहाँ पर मॉन्टेग्स चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं कि भाई जो सेक्रेटरी ऑफ जो इंडिया स्टेट है इंडिया के, जो कि लंदन में रहते थे, और यहाँ पर वायसराय जो चेम्सफोर्ड हैं वो यहाँ इंडिया में रहते थे, तो उन्होंने जो ये 1919 के अंदर जो एक्ट लेकर के आए, इस एक्ट के अंदर यहाँ सिखों को भी भागीदारी दी गई और यहाँ पर ईसाइयों को भी भागीदारी दी, जमींदारों को भागीदारी दी, यहाँ तक कि जो व्यापारी जो लोग थे उनको भी भागीदारी दी। और सबसे पहली बार यहाँ पर महिलाओं के लिए वोट का अधिकार दिया और महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया। इतने जो सुधारवादी और लोकतांत्रिक जो लोग थे अंग्रेज लोग, हमने उनको इतना विलन मान लिया। क्यों? क्योंकि हम भी गुमराह होते रहे। इसी तरह से जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब यहाँ आए, राजनीति में आए, तो उन्होंने देखा कि भाई इस देश के अंदर सबसे जो ज़्यादा जो शोषित और पीड़ित लोग हैं, जिनको शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाता था, जिनको उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास के नाम से नाम दिया, कि उनकी भागीदारी तो नगण्य है। तो उन्होंने यहाँ पर अंग्रेज़ों के सामने इस बात को रखा। तो उन्होंने 1927 ईस्वी के अंदर साइमन कमीशन को भेजा। और जॉन साइमन कमीशन जब यहाँ 1927 ईस्वी में आए, तो यहाँ के जो चंद जो अपने आप को जो आज़ादी के मसीहा बताते हैं सरफिरे लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया और ये बात कह करके विरोध किया कि साइमन कमीशन के अंदर यहाँ पर भारतीयों की संख्या नहीं है। लेकिन वो काम क्या कर रहे थे? वो ये काम कर रहे थे कि भारत के अंदर वो पहचान कर रहे थे कि कौन सबसे ज़्यादा वंचित है, कौन सबसे ज़्यादा पीड़ित है, उनकी पहचान कर रहे थे। और उन्होंने लिस्ट बनाई जिसको हम आज शेड्यूल कास्ट के नाम से जानते हैं। जिन लोगों ने, जिन जातियों ने उस लिस्ट के अंदर नाम लिखवाया वो लोग शेड्यूल कास्ट के कहलाए। और जो बैकवर्ड क्लास के लोग जो गुमराह हो गए, जिन्होंने नाम नहीं लिखवाया, जिनके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बाद में जाकर के प्रावधान किया। तो इस तरह से जो साइमन कमीशन का इन लोगों ने विरोध इसलिए किया क्योंकि ये भारतीयों को अधिकार दे रहे थे, जो असली मायने में जो भारतीय थे, जो कि अधिकारों के लिए हकदार थे, जो पीछे रह गए थे शैक्षणिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से, वो पीछे रह गए थे, उनको अधिकार देने के लिए वो उन लोगों ने कार्य किया। और इसी के बाद में फिर जो 1930 ईस्वी के अंदर उन्होंने गोलमेज पृष्ठ को बुलाया कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई हम भारत को आज़ाद करना चाहते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार बने और लोग यहाँ काबिल बने। और फिर यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट आई और फिर जिन्ना रिपोर्ट आई, जो कि वहाँ पर जब अंग्रेज़ों के सामने रखी तो उन्होंने कहा कि भाई ये रिपोर्ट जो है अपडेट नहीं है, अब ये जो रिपोर्ट है अपडेटेड नहीं है और ये अप टू डेट नहीं है। तो इसलिए उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने यहाँ पर गोलमेज परिषद बुलाई। और फिर जो 3 गोलमेज परिषद जो हुई उसके अंदर यहाँ पर जो शासन प्रशासन में हर वर्ग की हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, इसके लिए बात हुई। तो तथाकथित राष्ट्रपिता जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, उन लोगों ने उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया। और जो डॉक्टर अंबेडकर को जो वहाँ की जो पार्लियामेंट ने राम से मैकडोनाल्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ कैमिनल अवार्ड दिया। तो इसका विरोध
यहाँ पर जो तथाकथित राष्ट्रपिता ने पूरे जोर से किया, जबकि यहाँ पर इससे पहले भी जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, मुस्लिम लोगों को, सिखों को, व्यापारियों को और यहाँ तक कि जमींदारों को और दूसरे लोगों को मिल रहा था, लेकिन ये इनको हजम नहीं हुआ, क्योंकि ये सोचते थे कि भाई हम अगर ये लोग यदि रिप्रेजेंटेशन में आ जाएंगे, इनके सच्चे प्रतिनिधि चुन के जाएंगे, तो ये हमारी गुलामी करना बंद कर देंगे। तो ये देश की जो आज़ादी है ये झूठी है, और जो असल मायने में जो आज़ादी जो थी अंग्रेज़ लोग दे रहे थे, और धीरे धीरे कर करके वो ये काम कर रहे थे। और उसके बाद में 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके अंदर उन्होंने संविधान का एक रूपरेखा तैयार करने का काफ़ी मसौदा तैयार किया, और उसी के तहत चल करके फिर भारत का संविधान लिखा और भारत के लोग आज़ाद हुए। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो अंग्रेज़ जो सपना देख रहे थे भारतीयों को काबिल और इनको कैपेबल बनाया जाए, इनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, क्या वो बने? आज हम देखते हैं कि जो मजदूर तबके के जो लोग हैं उनके औषधालय हैं, लेकिन उनके औषधालय आज 90% जो ESI डिस्पेंसरीज हैं जो वो जमींदारों के यहाँ चलती हैं। आज उनके अंदर सुविधा नहीं है। आज वहाँ के कर्मचारी, अधिकारियों और उम्र रोगियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग अपनी बोतलों में पानी भर भर करके लेके जाते हैं। आज उनके लिए दवाइयाँ नहीं हैं, उनके लिए चिकित्सक नहीं है। आज जो ये दवाखाने हैं बगैर सुविधाओं के, वहाँ पर जो है ना, तो वहाँ पर जो शहरों, जो गांवों से शहर में जो लोग आ गए हैं, जो यहाँ की जो कंपनियों में काम करने लग रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ तक कि जबकि जो सिविल अस्पताल हैं, जो सिविल वो भी अच्छे हैं, जबकि उनका पैसा नहीं जाता है, और जो मजदूर अपनी जेब से खर्च करता है, उनकी हालत यहाँ दोयम दर्जे की है। और यहाँ पर जो अस्पताल जो यहाँ पर PPP मॉडल के तहत बनाए गए, उनको जो इस देश का जो पैसा है वो लुटवाया गया, और इतने पैसे में तो यहाँ पर ESI के बहुत बड़े बड़े अस्पताल खुल सकते हैं। लेकिन यहाँ की जो चोर सरकारें हैं वो हिम्मत नहीं कर पा रही है कि क्योंकि उनकी जो मानसिकता में खोट है, वो विकास नहीं करना चाहती, क्योंकि सभी बिरादरियों के लोग, सभी जातियों के लोग आज गांव से शहर के अंदर आया है 2 जून की रोटी कमाने के लिए, और वो इस देश की इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज लेकर के आ रहा है, लेकिन बावजूद उनको मान सम्मान नहीं है। तो हमने कहाँ किया? आज सारी जो पार्टियां हैं वो कहती हैं कि हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, लेकिन क्या उन्होंने जो ये सेल कंपनियां बनाना बंद किया? क्या वो बोगस कंपनियां बना करके आज अरबों खरबों के घोटाले हर पार्टी करती है, और एक दूसरी जब जो पार्टी सत्ता में नहीं होती उसके घोटाले उजागर हो जाते हैं? तो ये क्या है का आज़ादी का है? ये कोई आज़ादी नहीं। आज भी देश की राजधानी के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ झुग्गी जैसे यहाँ पर क्लिनिक बना दीजिए, का नाम मोहल्ला क्लिनिक। अरे कम से कम अंग्रेजों के बनाए हुए अस्पताल देख लेते। विलिंगडन है, इरविन है, लेडी हार्डिंग है, सफदरजंग है, और दूसरे बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनको देख लो। कुछ तो शर्म करो। आप तो आज़ादी के 76 साल जा चुके हैं, 75वां हमने वर्ष मनाया, आज़ादी की वर्षगांठ मनाई है। खाली आज़ादी का अमृत महोत्सव कह देने से ही कोई आज़ाद नहीं होता है। हम लोगों को कुछ देखना भी चाहिए। आज हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए अस्पताल हैं, स्कूल कॉलेज हैं, वो इतने विशाल काय हैं कि देख करके भी शर्म आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो मनुवादी और गांधीवादी, हिंदूवादी जो लोग आ गए हैं, इनको शर्म नहीं आती है। आज भारत के जो संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें लिखा हुआ कि बराबरी और भाईचारे के आधार पर यहाँ इस देश के अंदर शासन सत्ता होगी। तो क्या होगा? आज जो डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 ईस्वी में सब लोगों को बराबर का जो अधिकार है, वोट का अधिकार दिलवाया था, आज वो वोट का अधिकार चोरी हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर हर चीज़ आधार कार्ड से जोड़ दी गई है, चाहे राशन कार्ड हो, पेंशन हो, यहाँ पैन कार्ड हो, बैंक हो, लेकिन वोट नहीं जोड़ा है, क्योंकि वोट की चोरी करनी है। जो अल्पजन जो लोग हैं, माइक्रो माइनॉरिटी के आर्य जो लोग हैं, उन लोगों ने वोटों की चोरी करनी है। इसलिए कोई नहीं बोलता है, ना विधानसभा में आवाज़ उठती है, ना लोकसभा में आवाज़ उठती है, ना यहाँ सुप्रीम कोर्ट आवाज़ उठाता है, और ना यहाँ का जो गांधीवादी और गोदीवादी जो मीडिया है, पत्रकार हैं, वो कोई आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पर जो कि मुस्लिम पत्रकार हैं, जो कि यहाँ पर गांधीवादी पत्रकारिता करते हैं, वो भी आवाज़ नहीं उठाते हैं कि वोट को आधार कार्ड से क्यों नहीं जोड़ा, सब लोगों का वोट क्यों नहीं हो रहा। जो लोग गाँव से शहरों के अंदर आ गए हैं 30 करोड़ की संख्या के अंदर, उनका वोट कहाँ है? तो आज़ादी किस चीज़ की है? ये आज़ादी झूठी है। यहाँ पर सब लोगों को भागीदारी नहीं दी गई है, और इसके लिए प्रयास किया गया है कि ताकि इन सबको भागीदारी नहीं मिले। तो हम लोगों को देखना चाहिए कि भाई अंग्रेज़ों ने 1909 के अंदर और 1919 में और 1930 में, 1927 में, 1935 में जो यहाँ सुधार के काम किए थे, हर 10 साल के अंदर किए थे, वो कहाँ हैं?
यहाँ तक कि जो वर्तमान जो सरकार चल रही है उस पार्टी ने तो यहाँ पर जनगणना को ही रोक लगा दिया। अंग्रेजों ने जाति जनगणना करवाई थी ताकि सब लोगों को भागीदारी मिले, यहाँ पर हर वर्ग को भागीदारी मिले। वो लोग, उनके पास में एक इंक्लूसिव पॉलिसी थी। लेकिन यहाँ के लोग तो आज़ादी की यहाँ तो आबादी की गणना ही नहीं होने देना चाहते। तो ये आज़ादी झूठी है। इसके लिए सब लोगों को आगे आना होगा और सब लोगों को ये सब जो डिमांड है उठाना होगा। और CAG जो रिपोर्ट देता है, कंप्यूटर ऑडिटर जो जनरल ऑफ रिपोर्ट देता है कि उस पार्टी ने इतने घोटाले किए, ये रिपोर्ट आज़ादी के बाद से दे रहा है, लेकिन उसके आधार पर कोई भी यहाँ सुधार नहीं होता। बस सिर्फ इतना इंतजार है कि भाई कोई पार्टी सत्ता में आ जाए, वो घोटाले करे। आज हम देखते हैं कि भाई जो लोग व्यापारी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा घोटाले करते हैं। आज उनको जो खर्चे जो अलाउड होते हैं, उनको एक्सपेंसेस जो अलाउड होते हैं वो इतना ज़्यादा होती है और उनकी इनकम असेस की जाती है, वो कुछ नहीं है। आज क्यों नहीं आधार कार्ड को प्रॉपर्टी से जोड़ा है? जैसे जैसे कि वोट से नहीं जोड़ा है आधार कार्ड को, इसी तरह से प्रॉपर्टी से नहीं जोड़ा, क्योंकि यहाँ काला धन तो प्रॉपर्टी में जा रहा है। तो कहाँ आप कौन सी आज़ादी की इंतजार कर रहे हो कि आप सुधार करेंगे? तो ये आज़ादी जो है झूठी है। सब लोगों को दिल्ली में दाखिला होना चाहिए, लेकिन कहते हैं जिसके 99 नहीं आए, जिसकी कट ऑफ जो नहीं बनी, उसको दाखिला नहीं मिलेगा। अरे शर्म करो। देश की राजधानी से कोरोना के टाइम में लोगों को भगा दिया जाता है कि यहाँ पर जो है व्यवस्था चरमरा गई है, कि यहाँ इलाज नहीं मिलेगा। फिर आदमी जाएंगे कहाँ? तो आप लोगों ने किस चीज़ की आज़ादी ली? ना आपके पास में मोरलिटी है। आप भगवान देवताओं के नारे लगा देते हो और यहाँ पर मार देते हो। आप यहाँ पर जो कमज़ोर तबके के जिनको हिंदू कहते हो, उन्हीं को यहाँ पर मुस्लिमों को ड्रेस पहन करके तुम मार देते हो और कहते हो हिंदू मुसलमानों ने हिंदुओं को मार दिया। तो ये सब आज़ादी झूठी आज़ादी है। यहाँ पर कोई आज़ादी नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर लोगों को सांप्रदायिक चीज़ों में उलझा करके, लोगों को धर्म देवता की आड़ में यहाँ पर जो काम हो रहा है और यहाँ राजतंत्र का काम हो रहा है, ये ज़्यादा नहीं चलेगा। तो इसके लिए सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठे होकर के आगे आना है। और मैंने जिन बातों पे जो बिंदु मैंने उठाए हैं उन पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि भारत के अंदर जो असली जो आज़ादी है वो कायम हो सके। मैंने आपका काफ़ी समय लिया है। मैं आपको सबको साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर RK चमार बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।